तो लास्ट क्लास में हमने जो आंसर डिस्कस किए थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के, जो हमने आंसर डिस्कस किए थे उसमें कहीं कहीं मिस्टेक्स थी, तो वो करेक्ट मैंने करवा दी थी आपको। जैसे थर्ड क्वेश्चन में जो मिस्टेक थी वो आपने सबने करेक्ट कर ली होगी, है ना। क्लोरीन डायटॉमिक होता है, Cl2 होता है, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था, कोई भी गैसेस अगर होती हैं, है ना, कोई भी गैसेस अगर होती हैं तो जैसे ऑक्सीजन है तो O2 लेते हैं हम, सल्फर को S8 लेते हैं, हाइड्रोजन को H2 लेते हैं, वैसे क्लोरीन भी क्या है, गैस है। तो ये सिंगल एटम में एग्जिस्ट नहीं कर सकती रियल वर्ल्ड में। तो जितनी भी गैसेस होती है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है फिजिकल स्टेट में, ठीक है। तो क्लोरीन के लिए भी वैसे ही आपको Cl2 लेना है ना। तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें एल्यूमिनियम बर्न्स इन क्लोरीन, तो Al प्लस Cl2 फॉर्म AlCl3 और फिर इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो मैंने आपको आंसर्स भेज दिए थे, आपको मिल गए होंगे चैट बॉक्स पर, आप चेक कर लेना। फिर 9th वाले का फर्स्ट वाली पार्ट किया था हमने, सेकंड वाले का मैंने आंसर बताना भूल गया था मैं, ठीक है। 9th के सेकंड वाले पार्ट का आंसर नहीं बताया था, तो एक बार मैं लिखकर भी बता देता हूं यहां पर। अगर आपको चैट बॉक्स पे नहीं मिला हो तो थर्ड वाले का जो सही आंसर होगा Al प्लस Cl2 गिव्स AlCl3, ठीक है। अब यहाँ पर हम बैलेंसिंग करेंगे, तो जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो क्या देखेंगे, हमको यहाँ पर क्लोरीन 3 है और यहाँ पर क्लोरीन 2 है, ठीक है। दोनों को बैलेंस करने के लिए 2 और 3 का एलसीएम तो कितना आएगा, 6। तो 6 बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर 3 लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पर 2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। फिर जब हम ऐसा करेंगे तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गए बट एल्यूमिनियम क्या हो गया, अनबैलेंस। तो ये क्या आ जाएगा, थर्ड वाले का आंसर, ठीक है। उसी तरह से 9th का जो सेकंड वाला है, क्वेश्चन नंबर 9th का सेकंड वाला, 9th का फर्स्ट वाला ही डिस्कस किया था हमने, 9th का सेकंड वाला आंसर नहीं बताया था मैंने, तो यहाँ पर जो चीज़ छूट गई उसको कवर कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, रिएक्ट्स विच H2SO4 क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट Na2SO4 होगा प्लस वाटर, क्लियर है। तो ये तो क्या हो गई, अनबैलेंस्ड हो गई। जो भी रिएक्शन दी हुई है उसको इक्वेशन के फॉर्म में बनाकर लिख दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट एंड वाटर। अब बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या देखेंगे, हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। कहाँ, यहाँ ज़्यादा है, क्लियर है, यहाँ कम है। सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, SO4 एक ही है। तो हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन चेक करना होगा। ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर 4 + 1 5, ठीक है। यहाँ पर 4 + 1 5 बराबर है। अब यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर 1 है, तो सबसे पहले हम क्या करें, सोडियम को बैलेंस करते हैं, ठीक है। सोडियम को बैलेंस किया तो सोडियम तो बैलेंस हो जाएगा, बट क्या हाइड्रोजन, यहां पर कितने थे, हाइड्रोजन 3 थे, अब 4 हो गए। तो यहां क्या करें, 2H2O लगा दें। क्या करें, 2H2O लगा दें। अब एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। सोडियम बैलेंस, 2 सोडियम, यहां पर भी 2 सोडियम, यहां पर ऑक्सीजन 2 और यहां पर कितने, 4, तो 4 और 2 6 हो गए ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड देखो, 4 5 6, क्लियर है, 4 + 2 6। सोडियम और ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन चेक करते हैं, 2 + 2 4, हाइड्रोजन चेक करते हैं 4, क्लियर है। SO4 एक ही है, सल्फर एक ही है, आ रही है बात समझ में, क्लियर है सभी को अच्छे से, कोई दिक्कत। तो ये क्या हो जाएगी, 9th के सेकंड वाले की बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो जिन्होंने कर लिया था, क्या यही बैलेंस्ड इक्वेशन आई है, चेक कर लो, ठीक है। फिर 15th वाले में मुझसे लिखने में
क्या मिस्टेक हो गई थी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो 15th वाले में अमोनिया था, अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ठीक है, बट मैंने क्या कर दिया था, ऑक्सीजन की जगह क्लोरीन ले लिया था, ठीक है, मैंने ऑक्सीजन की जगह क्लोरीन ले लिया था, तो क्लोरीन नहीं होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन। समझ में आई बात, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है हमें और करना है। तो 15th वाले में जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो मैं बोलकर बता रहा हूं, आप चेक कर लो। 4NH3 प्लस 3O2, 4NH3 प्लस 3O2, मैंने लिखा था यहां पर 3Cl2, मैंने क्या लिखा था, 3Cl2, जबकि क्या होगा, 3O2 होगा, 3Cl2 नहीं होगा, ठीक है। तो 4NH3 प्लस 3O2 gives 2N2 प्लस 6H2O, ठीक है। तो ये 3 करेक्शंस थे जो आपको करना थे, है ना। करेक्शन तो 2 ही थे और एक जो छूट गया था वो भी आपने लिख लिया। तो टोटल 9th के सेकंड पार्ट को भी मिला के कितने हो गए, टोटल 21 पार्ट्स हो गए, 21 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो 21 में से आपके कितने सही गए हैं वो आप मुझे चैट बॉक्स पर बताने वाले थे, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लास्ट क्लास में हमने बैलेंसिंग के आंसर्स देखे थे, डिस्कस किए थे। जो आपने लास्ट टू लास्ट क्लास में होमवर्क किया होगा उसके आंसर्स लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। और हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशंस को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। तो केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शंस को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए 3 तरीके हमने देखे थे। पहला तरीका क्या देखा था आपने, फिजिकल स्टेट लिख दो, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस है। ये जो 4 तरीके होते हैं, ये जो 4 स्टेट्स होते हैं, इनको आपको प्रॉपर्ली मेंशन करना होता है, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि हर एक बैलेंस करी हुई इक्वेशन को, हर एक केमिकल इक्वेशन जो आपने बैलेंस की है लास्ट टू लास्ट क्लास में, उनमें आपको फिजिकल स्टेट लिखना है, ठीक है, ताकि आपकी केमिकल इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव बने। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हीट चेंजेस। अगर हम हीट कर रहे हैं तो वहां पर मेंशन करें कि हम हीट कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो हीट चेंजेस में 2 तरह की चेंजेस देखे थे, एक तो हीट इवॉल्व होना और दूसरा एब्जॉर्ब होना। जब हीट इवॉल्व होती है तो हम उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो हम उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है। फिर तीसरा तरीका हमने देखा था इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने का, कंडीशंस। कंडीशंस अगर हम मेंशन करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पर हमने उसको गर्म किया, क्या क्या कैटलिस्ट यूज किए, किसकी प्रेजेंस में हमने रिएक्शन की, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था फोटोसिंथेसिस हम करा रहे थे, फोटोसिंथेसिस करा रहे थे हम, और हर प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, उसी से वो फूड बनाता है। तो यहां पर हमने क्या देखा था कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है ना। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो किसी ने मुझसे डाउट पूछा कि क्या सनलाइट और क्लोरोफिल को भी आप कैटलिस्ट बोल सकते हो? नहीं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट करना या स्लो करना, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देना या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देना। सनलाइट और क्लोरोफिल जरूरी है, उनका प्रेजेंस जरूरी है खाना बनाने के लिए। सनलाइट और क्लोरोफिल की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहां कैटलिस्ट किसको बोल सकते हैं, जैसे हमने देखा था एक MnO2 वाला एग्जांपल, एक ZNO प्लस CrO3 वाला एग्जांपल। यहां पर ये एरो के ऊपर या एरो के नीचे लिखे जाते हैं और इनको क्या बोला जाता है, इन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम कैटलिस्ट। कैटलिस्ट उन कंपाउंड्स को बोला जाता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या तो कम या फिर ज्यादा। क्लियर है अच्छे से। अगर वहां पर मैंने लिखा है 300 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको हीट कर रहे हैं, या फिर एटॉमिक प्रेशर दे रहे हैं 300, या फिर हम सनलाइट या क्लोरोफिल के प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन, ये कंडीशंस हैं, ठीक है। जो तीसरा क्राइटेरिया था हमारा वो क्या था, कंडीशंस। आई बात समझ में। तो ये सारी चीजें क्या हैं, कंडीशन से और कुछ भी नहीं है। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कम या ज्यादा करता है, दैट्स इट। क्लियर है। और कैटलिस्ट भी पार्ट है एक कंडीशन का। समझ में आ गई थी बातें।
तो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और मैंने आपसे बोला था कि आप क्या करना, जितनी भी इक्वेशंस आपने बैलेंस की हैं, जितनी भी रिएक्शन से इक्वेशन बनाई है आपने और बैलेंस की है, उनको और इन्फॉर्मेटिव बनाना और आपके पास लिख कर रखना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि आपने क्या क्या लिखा है ओरली। चलो, तो आज स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हेडिंग डाल ली सभी ने, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। डाली हेडिंग सभी ने, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस हम देखेंगे आज, है ना। जैसे कुछ केमिकल रिएक्शन आप जानते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे बेसिक होती है, जिसमें क्या होते हैं, दो रिएक्टेंट क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं एक दूसरे से और क्या फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहला टाइप हम यही लिखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखा सभी ने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें लिखेंगे दोज रिएक्शंस इन विच two or more substances combine, those reactions in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reaction. Are called combination reaction. पहला एग्जाम्पल, magnesium burns in the presence of oxygen. Magnesium burns in the presence of oxygen, तो क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, देखो डेफिनेशन पर आपको रटना नहीं है, डेफिनेशन आपको समझना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहां पर कॉम्बिनेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जो रिएक्टेंट रहेंगे वो क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगे। हमारे पास कितने रिएक्टेंट से, दो, और वो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, दिख रहा है। तो जब दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप बोलोगे ऐसी तो बहुत सारी रिएक्शन है, हाँ है, बिल्कुल है, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है। तो और एग्जांपल देखें, और एग्जांपल देखते हैं। ये वाला एग्जांपल समझ में आया। यहां पर मैंने स्टेट्स भी मेंशन कर दी, फिजिकल स्टेट, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैस है तो गैसियस स्टेट, और जो इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड वो सॉलिड स्टेट में होगा। क्लियर है। और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम। हाइड्रोजन burns in the presence of oxygen to give water, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तीसरा, कार्बन burns in the presence of oxygen to give carbon dioxide which is a gas, और हीट भी इसमें इवॉल्व होती है, ठीक है। तो कार्बन हम कोल भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम कोल ले रहे हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोयले को हम जला रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आई, एयर में से, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से, एयर से। ऑक्सीजन कहाँ से, एयर से। बर्न कर रहे हैं तो क्या क्या फॉर्म हो रहा है, CO2, और साथ में हीट भी इवॉल्व हो रही है। क्लियर है। और एग्जांपल्स देखते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गिव्स
ठीक है। तो जब हम हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो HCl किस फॉर्म में मिलती है? गैसियस फॉर्म में मिलती है। HCl किस फॉर्म में मिलती है? गैसियस फॉर्म में मिलती है। और फिर HCl जो गैसियस फॉर्म में मिली उससे हम क्या बना सकते हैं? एक्वस फॉर्म ऑफ HCl बना सकते हैं। क्लियर है? आ रही बातें समझ में? और एग्जांपल देखते हैं। सोडियम को रिएक्ट करते हैं हम, क्लोरीन, सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, तो सोडियम सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में, तो क्या मिलेगा? NaCl। ठीक है, क्या मिलेगा? NaCl, जो कि क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है? NaCl आप जानते हो, कॉमन सॉल्ट, जिसको क्या बोलते हैं हम? NaCl। क्लियर है सभी को अच्छे से? नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। आयरन पाउडर को सल्फर पाउडर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, आयरन को रिएक्ट करवा रहे हैं हम सल्फर के साथ में। तो आयरन भी क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में, और सल्फर भी सॉलिड फॉर्म में। क्या मिलेगा हमको? बताओ, फेरिक सल्फेट मिलेगा या फेरस सल्फेट मिलेगा? तो यहां पर हमें क्या मिलने वाला है? आयरन सल्फाइड। ठीक है, यहां पर क्या मिलने वाला है हमको? आयरन सल्फाइड। दोनों सॉलिड फॉर्म में है, मिक्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? आयरन सल्फाइड, जो कि क्या होगा? सॉलिड। समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई डाउट? यहां पर इन दोनों को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आयरन सल्फाइड। लिखा सभी ने? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के सब एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब जो आगे एग्जाम्पल लेने वाले हैं हम, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ही अच्छे से नोट करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ऊपर के कुछ एग्जाम्पल्स रफ कर रहा हूं मैं, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो पॉज करो वीडियो को और नोट करो। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? क्विक लाइम, ये 7th एग्जाम्पल है। क्विक लाइम बताया था मैंने। क्विक लाइम क्या होता है? चूना, है ना, CaO। इसमें जब हम वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, क्विक लाइम में, क्विक लाइम क्या होता है? चूना। चूना क्या होता है? सॉलिड, और वाटर लिक्विड होता है। ठीक है, जब क्विक लाइम में हम वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये हमको क्या देता है? स्लैग्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस। इसको क्या बोलेंगे हम? स्लैग्ड लाइम। आ रही है बात समझ में? और स्लैग्ड लाइम के साथ में हमको हीट भी यहां पर मिलती है। क्लियर? तो ये कैसा? एक्वस फॉर्म में आता है। ठीक है, एक्वस फॉर्म मैंने बताया था। लिक्विड और एक्वस में क्या डिफरेंस रहता है? लिक्विड यानी कि उसका स्टेट लिक्विड है, ओरिजिनली वो लिक्विड में ही है। ठीक है, बट जैसे कि आपने यहां देखा कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम में वाटर मिला दिया, तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होते हैं वाटर को ऐड करने से, जिसमें प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है, जिसमें सॉल्वेंट एज अ वाटर होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, तो स्लैग्ड लाइम आपको मिल गया, और क्या? हीट भी मिलेगी। ये रिएक्शन हमने कहां पढ़ी थी बताओ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पड़ी थी ये रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दोनों कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, जो कि क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम। क्लियर है सभी को अच्छे से? ठीक है, तो यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, 8 एग्जाम्पल, बट ऊपर वाली इक्वेशन से ही कनेक्टेड है ना, ऊपर वाली ही केमिकल इक्वेशन से कनेक्टेड है। नेक्स्ट 8 वाला, अगर मैंने CaOH होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, स्लैग्ड लाइम में CO2 पास करवाया, क्या पास करवाया मैंने? CO2 पास करवाया, यानी कि CO2 से रिएक्ट करवाया। किसको?
स्लैग्ड लाइम को, स्लैग्ड लाइम कैसा स्टेट का है, एक्वस, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लाइमस्टोन, क्या बोल सकते हैं हम, लाइमस्टोन, मार्बल, ठीक है, और वाटर अलग हो जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, लाइमस्टोन, स्टोन वर्ड से ही समझ में आ रहा है क्या है, सॉलिड है, और वाटर अलग हो गया। तो यहां पर ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लेंगे, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही रिएक्शन, क्लियर है, इस तरह से अच्छे से मार्क कर लेंगे सभी लोग। एक और रिएक्शन होती है जो हम डीकंपोजिशन में पढ़ेंगे, तो ये 3 का ग्रुप है पूरा, ठीक है, क्या किया हमने, यहां पर हमने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाया, चूने के अंदर पानी डाला, तो क्या मिला, स्लैग लाइम मिल गया, फिर स्लैग लाइम को CO2 के साथ रिएक्ट करवाया, तो आपको क्या मिल गया, लाइमस्टोन मिल गया। अब जब लाइमस्टोन को हीट करेंगे हम, लाइमस्टोन को हम हीट करेंगे तो वापस से क्या मिल जाएगा, चूना, क्लियर है क्या, तो यहां से शुरू होकर पूरा वही का वही आ जाता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्रोडक्ट वापस से क्या आ जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड से ही वापस से कैल्शियम ऑक्साइड कैसे मिल पाता है, ये रिएक्शंस, तीनों रिएक्शंस बताती हैं, क्लियर है। बट हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो यहां पर 2 रिएक्शन जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और तीसरी वाली कौन सी, जिसमें लाइमस्टोन को हीट करके हम उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किसमें, क्विक लाइम में, ठीक है क्या, तो वो कैसी, डीकंपोजिशन रिएक्शन में आएगी, जो कि नेक्स्ट रहेगी, ठीक है, नोट करा सभी ने अच्छे से। तो बेसिकली जो चूना होता है ये पुताई के लिए यूज होता था, ठीक है, आजकल नहीं होता है, ये लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था। तो यहां से क्वेश्चन आता है और वो हम यहां पर लिख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है, हमें आंसर किस टाइप से करना होता है, ठीक है। तो जब भी हम पेंट करते हैं दीवारों पर, तो क्या हम क्विक लाइम पेंट करते हैं क्या, नहीं, हम पेंट करते हैं स्लैग्ड लाइम, ठीक है, और स्लैग्ड लाइम को हम क्या करते हैं, दीवारों पर इस तरह से लगा देते हैं, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया रहता है दीवारों का, ठीक है, और वहां पर आपने क्या, स्लैग्ड लाइम को बिल्कुल फैला दिया है, तो रूम के अंदर क्या एयर नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी, क्या एयर के अंदर CO2 गैस नहीं होगी, बिल्कुल होगी, तो जब स्लैग्ड लाइम से CO2 रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, लाइमस्टोन, क्लियर है, आई बात समझ में, इसलिए वो पाउडरी फॉर्म में सूखने के बाद कैसा पाउडरी फॉर्म हो जाता है, और जब हम ऐसे हाथ ऐसे घुमाते हैं तो हमारे हाथ में आ जाता है चूना, हम बोलते हैं चूना है, क्लियर है क्या, आई बात समझ में, बट वो एक्चुअली में क्या, लाइमस्टोन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, समझ में आ गई बात, चूना क्या होगा, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, क्लियर है अच्छे से। तो ये सारे एग्जाम्पल लिखे आपने, इस एग्जाम्पल के यहां पर नीचे लिखेंगे, और भी एग्जाम्पल 1-2 वो हम बाद में लिखेंगे, बट इसके लिए क्या जरूरी है वो लिखेंगे, नोट डालकर, नोट डालेंगे, generally we use calcium hydroxide solution, generally we use calcium hydroxide solution ब्रैकेट में स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ब्रैकेट में स्लैग्ड लाइम, फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स, फॉर वाइट वॉशिंग of the walls, comma, it reacts slowly with the carbon dioxide gas, it reacts slowly with the carbon dioxide gas present in air to form a thin shiny layer. It reacts slowly with the carbon dioxide gas present in the air to form a thin shiny layer. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल,
कितने 8 हो गए। 9th एग्जाम्पल, अमोनिया और HCl को रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, अमोनिया और HCl। तो अमोनिया गैस को HCl गैस से हम रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड विच इज NH4Cl। क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमको, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, नाम लिख लेंगे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड लिखा। कोई दिक्कत इसमें? तो यहां पर जब दोनों गैसेस कंबाइन होगी तो अमोनियम क्लोराइड जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सॉलिड स्टेट, ठीक है, ये कैसा मिलेगा, सॉलिड स्टेट। कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन हमने कर दिया था, अब हम सल्फर डाइऑक्साइड को करते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखो, कितने 9 एग्जाम्पल हो गए, 10 एग्जाम्पल हो जाएंगे पूरे। Sulfur dioxide reacts with oxygen to form sulfur trioxide. Sulfur dioxide reacts with oxygen to form sulfur trioxide. ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन है तो सल्फर डाइऑक्साइड, यहां पर 3 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर फिनिश हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कंबाइन होते हैं दो रिएक्टेंट, कंबाइन होकर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, दिख रहा है, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट, दिख रहा है सभी को अच्छे से, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट लिखेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन में क्या होगा, कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है ना, एक रिएक्टेंट ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा दो प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में होता है, वाटर होता है हमारे पास, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं हम, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस इज एन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसी तरह के और भी एग्जांपल देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसके अंदर लिखेंगे दोज रिएक्शंस in which a compound splits up into those reactions in which a compound splits up into two or more simpler substances, two or more simpler substances are known as decomposition reaction, which is just opposite of combination reaction, are known as decomposition reaction, which is just opposite of combination reaction. एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले लाइमस्टोन वाला एग्जाम्पल देखते हैं। लाइमस्टोन को हम हीट करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला टाइप था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शन।
तो ये ब्रेक कैसे होगा? जब हम इसको हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को क्या कर रहे हैं हम? हीट कर रहे हैं, और सबसे पहले ये क्या बनाएगा? CaO क्विक लाइम और CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस, क्विक लाइम और क्या बनाएगा? CO2 गैस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखा, क्या होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन? एग्जाम्पल लिखा, यहां पर नोट डालकर लिखेंगे सी एग्जाम्पल के नीचे, और भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, बट पहले नोट डालकर लिखो। बीच बीच में जो चीजें आती है, जो हम नोट डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो नोट में लिखेंगे, व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन is carried out by heating when a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. It is called thermal decomposition. तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन का। आपको याद होगा हमने क्वेश्चन 11 किया था, है ना, पोटेशियम क्लोरेट वाला, जिसमें KClO3 जो कि क्या था? सॉलिड था, उसको हमने हीट किया था इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 कैटलिस्ट। याद है कि नहीं है? और मैंने बताया था इस टाइप की रिएक्शन को याद कर लेना चाहिए। तो ये ब्रेक डाउन हुआ था KCl, है ना, ब्रेक डाउन हुआ था KCl और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, ये ब्रेक डाउन हुआ था KCl और ऑक्सीजन गैस में। क्लियर है क्या? और दोनों ही, ये KCl क्या था? सॉलिड, और ऑक्सीजन तो क्या है? गैस है ही। तो यहां पर हम इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, यहां पर जो हीट करते हैं हम, ये क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल है थर्मल का, वो भी लिख ले, वो भी लिख लेते हैं। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्या होता है? FeSO4 सॉलिड होता है। इसको जब हम हीट करते हैं, इसको जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फेरिक ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, फेरस सल्फेट यानी कि आयरन की 2 वैलेंसी, तो क्या हो जाएगा? FeSO4। इसको जब हम स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फेरिक ऑक्साइड। वैलेंसी कौन सा वाला आयरन? थर्ड ऑक्साइड, आयरन का थर्ड ऑक्साइड हमको मिलता है। ठीक है, तो 3 वैलेंसी वाला आयरन, तो Fe2O3 बनेगा, विच इज सॉलिड। इसको क्या बोलोगे आप? फेरिक ऑक्साइड। और ये क्या था? फेरस सल्फेट। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग हीट किया हमने तो हमें क्या मिला? फेरिक ऑक्साइड। और इसके अलावा क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, क्या क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। समझ में आ रही बातें? क्लियर है? अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी भी आपको फेरस सल्फेट चाहिए, है ना, तो आप कहां पर? साइंस लेबोरेटरी या केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जाते हो, तो फेरस सल्फेट आपको इसी कलर में आपको ओरिजिनली FeSO4 के फॉर्म में मिलेगा क्या? नहीं, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आपको मिलता है। ठीक है, जो फेरस सल्फेट होता है FeSO4, ये आपको हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है। आप कोई भी केमिस्ट्री लैब में, साइंस लेबोरेटरी में जाकर लोगे तो कितना हाइड्रेटेड रहता है? ये हेप्टा हाइड्रेटेड रहता है, यानी कि इसके साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसीलिए ओरिजिनली इसका कलर क्या होता है? ग्रीन। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले ये इक्वेशन लिखी। यहां पर क्या हो रहा है? डीकंपोज हो रहा है। फेरस सल्फेट को जब हमने स्ट्रॉन्ग हीट किया तो वो Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो गया? डीकंपोज हो गया। ठीक है,
इसीलिए हम इसको एग्जाम्पल ले रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर। तो लिखेंगे इसमें, इन अ साइंस लैबोरेटरी फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स are available in the form of ferrous sulfate in a science laboratory. Ferrous sulfate crystals are available in the form of ferrous sulfate heptahydrated. कैसे लिखना है बोर्ड पर देखो, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड यानी कि FeSO4.7H2O। ये क्या है, ये एकदम से क्या आ गया, कैसे आ गया? देखो क्या बोला मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप कोई भी साइंस लेबोरेटरी में या कोई भी केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो आपको फेरस सल्फेट चाहिए, ये रिएक्शन करना है तो क्या चाहिए, फेरस सल्फेट चाहिए। फेरस सल्फेट ओरिजिनली इस फॉर्म में मिलेगा ही नहीं आपको, वो हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेगा और कितना, हेप्टाहाइड्रेटेड यानी कि 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O उसके अंदर रहेंगे। इसे क्या बोलते हैं हम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। कोई भी चीज लेबोरेटरी में रखे रखे मॉइस्ट हो जाती है ना, तो यहां पर आपके पास क्या रहेगा, FeSO4.7H2O हेप्टाहाइड्रेटेड रहेगा। तो जब आप हीट करते हो, आपने क्या लिया साइंस लेबोरेटरी में से, FeSO4 मिलेगा क्या, नहीं, बट आप बना सकते हो। कैसे, FeSO4.7H2 आपने उठाया जितना चाहिए, उसको जब हीट करोगे तो सबसे पहले कौन जाएगा, सबसे पहले किसका इवेपोरेशन हो जाएगा, कौन वेपराइज हो जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, फेरस सल्फेट आ गया, और जब हीट होगा तो फिर फेरिक ऑक्साइड और SO2 SO3 फॉर्म हो जाएगा। समझ में आई बात? तो यहां पर हम क्या थ्योरेटिकली चल रहे हैं, ठीक है। ये हमने थ्योरी वाइज इक्वेशन लिख दी, केमिकल इक्वेशन ये जो लिखी है थ्योरेटिकल लिखी, ठीक है। बट ये जो अब हम देख रहे हैं ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है। प्रैक्टिकली अगर आप ये करने जाओगे तो कैसा, इस तरह का मिलेगा आपको। समझ में आया? तो हमने क्या लिखा, इन अ साइंस लेबोरेटरी फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड, ब्रैकेट में लिखा आपने FeSO4.7H2O, फुल स्टॉप। They contain 7 molecules of water. They contain 7 molecules of water, full stop. These crystals are green in color. These crystals are green in color. तो ये कैसा, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, फुल स्टॉप। When the FeSO4.7H2O, when the ferrous sulfate heptahydrated are heated, they first lose 7 molecules of water of crystallization. They first lose 7 molecules of water of crystallization. लिखा सभी ने? इसी के आगे, they first lose 7 molecules of water of crystallization to form anhydrous ferrous sulfate. To form anhydrous ferrous sulfate. एनहाइड्रस फेरस सल्फेट किसको बोल रहे हैं, FeSO4 को, ठीक है। क्या फॉर्म कर लेगा, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस मतलब जो वाटर था उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो क्या चले गए, तो अब जो बचा FeSO4 वो क्या होगा, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट होगा। समझ में आई बात? टू फॉर्म एनहाइड्रस फेरस सल्फेट दैट इज FeSO4, ब्रैकेट में लिख लेंगे FeSO4 विच इज वाइट इन कलर, विच इज वाइट इन कलर। तो कभी भी आप अगर देखोगे FeSO4 आपको व्हाइट नहीं मिलेगा, आपको प्रैक्टिकली अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, FeSO4.7H2O विच इज ग्रीन इन कलर। जब आप इसको हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा फिर, FeSO4 विच इज व्हाइट इन कलर। और फिर इसको फर्दर हीट करने से फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेंगे।
क्लियर है सभी को अच्छे से? विच इज वाइट इन कलर, फुल स्टॉप. देन दिस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, then this anhydrous ferrous sulfate decomposes into, then this anhydrous ferrous sulfate decomposes into ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. क्लियर है सभी को अच्छे से? तो थ्योरेटिकली ये इक्वेशन फॉलो होती है, बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इसके पहले एक और स्टेप होती है. वो स्टेप क्या होती है कि FeSO4, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, केवल समझने की ज़रूरत है. FeSO4.7H2O को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं. ठीक है, ये कैसा ग्रीन कलर का रहता है और ये कैसा रहता है, वाइट कलर का रहता है. आई बात समझ में? ये ग्रीन कलर का रहता है, हीट करते हैं, फेरस सल्फेट मिल जाता है. ये क्या है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड, हीट किया, क्या मिल गया, फेरस सल्फेट विच इज वाइट इन कलर, और फिर ये मिलते हैं. क्लियर है सभी को? कोई डाउट, कोई दिक्कत? समझ में आया सभी को अच्छे से? नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बढ़े आगे. इसका कलर लिख लो ब्राउन, इसका कलर ब्राउन. ये कलर वाला कॉलम जो आपने बनाया है ना, उसमें लिखते जाना FeSO4.7H2O ग्रीन कलर का, FeSO4 वाइट कलर का, और फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा, ब्राउन. ये सब लिखते चले जाना है. जिस जिसके कलर बताते जा रहे हैं वो सब आपको नोट करते चले जाना है. आपने चैप्टर स्टार्ट करने पहले जो आगे जगह छोड़ी है उसमें ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है. कलर वाला पेज अलग है, कलर वाले पेज में सारे जो केमिकल्स है उसके सारे कलर के नाम लिखने हैं आपको, चाहे वो PPT का कलर हो, चाहे वो रेसिड्यू कोई बच रहा हो उसका कलर हो, चाहे रिएक्टेंट की बात करें हम, प्रोडक्ट की बात करें, कैटलिस्ट की बात करें, जहाँ पर भी कोई भी कंपाउंड का कलर बताया आपको सीधे वहाँ जाकर डालना है. समझ में आई बात? चलो एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने एग्जाम्पल देखे अभी हमने? 2 नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट वाला देखा, फिर पोटेशियम क्लोरेट वाला, और फिर अभी ये आयरन सल्फेट वाला. चौथा एग्जाम्पल देखते हैं लेड नाइट्रेट का. चौथा एग्जाम्पल देखते हैं लेड नाइट्रेट का. तो हम क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करेंगे और लेड ऑक्साइड बनाएंगे. ठीक है, लेड मोनो ऑक्साइड बनाएंगे. ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को हीट करने के लिए लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3. ठीक है, लेड नाइट्रेट कैसे बना, यहां पर आपको ये चीज पता होना चाहिए कि लेड की वैलेंसी और नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है. ठीक है, अगर ये चीज आपको क्लियर है तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, PbNO3 होल ट्वाइस. ठीक है, क्लियर सभी को? और ये कलर लेस होता है ना, इसका कलर क्या होता है, कलरलेस. जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, यहां पर क्या करेंगे हम, इसको स्ट्रॉन्ग हीट, कलरलेस. ठीक है, कलरलेस है तो इसका मतलब ये नहीं कि कलर ही नहीं लिखोगे इसका. ठीक है, जो कलर वाला पेज है वहां पर जाकर लिखो कि ये क्या होता है, लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है. ठीक है, लिखा. स्ट्रॉन्ग हीट किया तो आपको क्या मिला, लेड ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड. और क्या मिलेगा हमको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस. और क्या मिलेगा, ऑक्सीजन. ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? तो ये बैलेंस्ड नहीं है ना, आपको ध्यान रखना है, इनको आप बैलेंस्ड कर लोगे, है ना. हर एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी नहीं है.
क्योंकि बैलेंसिंग आप सीख गए हो, तो जहां पर बैलेंसिंग पूछी जाएगी वहां आप क्या कर देना, बैलेंसिंग कर देना। क्लियर? यहां पर इसका कलर लिख लेंगे येलो, लेड मोनोऑक्साइड का कलर येलो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है तो ब्राउन फ्यूम्स निकलेगी। कैसी फ्यूम्स निकलेगी? ब्राउन फ्यूम्स निकलेगी। क्लियर है सभी को अच्छे से? कोई दिक्कत इस वाली रिएक्शन में? ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो लेड नाइट्रेट को हम रिएक्ट कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट को हम डीकंपोज कर रहे हैं और ये कलरलेस होता है। कलरलेस सब्सटेंसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, और येलो कलर के सब्सटेंसेस भी काफी कम होते हैं। तो कलरलेस और येलो कलर ये आपको ध्यान रखना है, जिससे कभी भी XYZ वाला क्वेश्चन आया कि X को रिएक्ट किया या फिर हीट किया और वो डीकंपोज हो गया Y और Z में, तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे ये तो क्या है, लेड है यहां पर कहीं ना कहीं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो मार्क कर लिया इसको, सारे इसके कलर लिख लिए। बाद में कर लूंगा ये नहीं सोचना है आपको, अगर आप बाद का सोचते रहोगे तो फिर गए। ठीक है, 2 सेकंड लगता है आपको आगे लिखने में, तो फटाफट से लिख लेना चाहिए, है ना, इतना टाइम तो मिल ही जाता है आपको। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का। ठीक है, हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं। यहां पर हम हीट पास नहीं करवा रहे, वाटर में क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, हमारे पास क्या था, वाटर यानी कि लिक्विड था। क्या था? वाटर लिक्विड था। फिजिकल स्टेट अच्छे से मेंशन करना है आपको जहां तक पता है, नहीं पता है तो पूछ सकते हो आप चैट बॉक्स पर। वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिली, तो ये क्या हो गया, डीकंपोज हो गया। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे नीचे नोट डालकर लिखेंगे, when electric current is passed through acidified water, when electric current is passed through acidified water, एसिडिफाइड वाटर क्यों? क्योंकि अगर देखो आपने डिस्टिल्ड वाटर ले लिया, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर ना कैटायन रहेंगे ना एनायन रहेंगे, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को अगर अपना कमाल दिखाना है तो वहां पर कैटायन एनायंस होने चाहिए। क्लियर है? न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। तो एसिडिफाइड वाटर लिया हमने। When electric current is passed through acidified water, it decomposes to hydrogen gas and oxygen gas. It decomposes to hydrogen gas and oxygen gas. It is also known as electrolysis. It is also known as electrolysis. तो यहां पर हमने क्या देखा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या देखा हमने? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्लियर है? और लेते हैं एग्जाम्पल। अब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, है ना, और डीकंपोज करते हैं किसको? NaCl को। तो NaCl का हमने क्या लिया? लिक्विड लिया, यानी कि हमने सॉल्यूशन बनाया उसका, एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, सोडियम और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो गया। ये आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर NaCl लिक्विड फॉर्म में था, NaCl लिक्विड फॉर्म में था, जिसको मोल्टन फॉर्म बोल सकते हो आप, है ना। कैसा? मोल्टन फॉर्म। इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज हुआ और जो सोडियम था वो सॉलिड फॉर्म में था, सोडियम मेटल, और क्लोरीन गैस आपको मिलेगी। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन हमने हीट करके, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन देखा। यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके भी क्या कर रहे हैं? डिकम्पोज कर रहे हैं। वाटर को डिकम्पोज किया,
NaCl को डिकम्पोज किया, देखा आपने, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? एक और इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज करते हैं हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। तो कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? 7th एग्जाम्पल हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका भी मोल्टन फॉर्म लेंगे हम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोल्टन फॉर्म विच इज लिक्विड, और इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाएंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम मेटल, क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम मेटल और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, क्या क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम मेटल और ऑक्सीजन गैस। मैं वापस से बताता हूं, ये कोई भी रिएक्शन मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बैलेंस करने निकलोगे तो यहां पर बहुत सारा आप गड़बड़ कर दोगे, हौच-पौच कर दोगे। ठीक है, तो आपको इन रिएक्शंस को ऐसे ही ध्यान रखना है, ऐसे ही लिखे रहने देना है। जब ये रिएक्शंस आपको एग्जाम में आएगी तो आपको इसका जो रॉ फॉर्म है वो ध्यान रहना चाहिए, और बैलेंस तो आप एग्जाम में भी कर सकते हो। समझ में आई बात? क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर जैसे हम लेड नाइट्रेट की बात करें तो PbNO3 होल ट्वाइस याद रहेगा कि उसके आगे 4 और 3 लग जाएगा तो याद रहेगा। तो आपको बेसिक फॉर्म, रॉ फॉर्म आपको याद रखना है। आई बात समझ में? क्लियर है? यहां पर 2 या 4 या कुछ भी लिख दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, वो फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा हमारे लिए। तो हमें इन इक्वेशंस को ऐसे ही रहने देना है। और यहां पर याद करने वाली चीज क्या है, आपको ये रटना नहीं है कि H2O गिव्स H2 + O2, नहीं, आपको ये ध्यान रखना है हमने क्या किया। हमने वाटर लिया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर रहे हैं, डीकंपोज कर रहे हैं, हीट से नहीं, थर्मल डीकंपोजिशन कर रहे हैं क्या हम? नहीं, हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको डीकंपोज कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, फिर हमने NaCl का मोल्टन फॉर्म लिया विच इज लिक्विड, और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया तो सोडियम और क्लोरीन गैस मिला। वैसे ही Al2O3 ये क्या होता है? एक तरह से बक्साइट ओर होता है। आई बात समझ में? ये कौन सी? मेटल नॉन मेटल चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम जो हमको मिलता है वो क्या? इम्प्योर एल्यूमिनियम मिलता है। प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है क्या? जैसे अगर आपको दिख रहा हो तो बोर्ड की जो बॉर्डर है ये क्या है? एल्यूमिनियम। ये क्या है? एल्यूमिनियम। ठीक है, और भी एल्यूमिनियम की काफी सारी चीजें हम यूज करते हैं घरों में, यूटेंसिल्स वगैरह, कुकर, अधिकतर कुकर्स किसके होते हैं? एल्यूमिनियम के होते हैं। तो क्या प्योर फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम ऐसे आपने गड्ढा खोदा और एल्यूमिनियम मिल जाता है क्या? नहीं, आपको क्या मिलता है? इम्प्योर फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम Al2O3। समझ में आई बात? अब आप इसके लिए क्या करते हो? इसके लिए आप फिल्ट्रेशन करते हो। ठीक है, जिसको हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब इम्प्योर में से प्योर को एक्सट्रैक्ट करना, है ना, उसको निकालना। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? जो आपको एल्यूमिनियम ओर से मिला, एल्यूमिनियम ओर से जो एल्यूमिनियम मिला आपको इम्प्योर फॉर्म, उसको आपने बहुत गर्म करा और आपको वो पिघल गया, मोल्टन फॉर्म में आ गया। तो आप क्या बोलोगे? यहां पर आपके पास लिक्विड फॉर्म में आ गया। ठीक है, एल्यूमिनियम और लिक्विड फॉर्म में आ गई। अब आपने जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास की तो एल्यूमिनियम अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। क्लियर है? एल्यूमिनियम जो अलग हुआ ये क्या है? प्योर मेटल। ये क्या है? प्योर एल्यूमिनियम मेटल है। समझ में आई बात? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या? एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये क्या? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में हम देखेंगे। ठीक है, तो जब मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो इसको किस में देखेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर में इसको कहां देखेंगे? इसी रिएक्शन को देखेंगे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? वैसे ही ये वाली जो रिएक्शन थी, है ना, इसको हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम में।
तो मेटल नॉन मेटल में भी फर्स्ट चैप्टर का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझना होगा, ये 9th जैसी केमिस्ट्री नहीं है कि आपने क्या कर लिया, फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो भी सेकंड समझ में आ गया, फर्स्ट सेकंड नहीं पढ़े तो भी थर्ड आ गया, और फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं पढ़े तो फोर्थ भी आ गया, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है 10th क्लास में स्पेशली केमिस्ट्री में, अगर फर्स्ट चैप्टर भी कब समझ में आएगा, जब आपको 9th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे केमिस्ट्री के। 9th के केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो 10th का पहला चैप्टर समझ में आएगा, आपसे बनेगा, बैलेंसिंग कर पाओगे, केमिकल फॉर्मूले लिख पाओगे, केमिकल इक्वेशंस बना पाओगे, बैलेंस कर पाओगे। फिर अगर फर्स्ट वाला आज आपने अच्छे से पढ़ा ध्यान लगाकर तो सेकंड वाले में मजा आएगा, वरना सेकंड वाला बोर लगेगा। और फर्स्ट सेकंड बहुत अच्छे से पढ़े आपने, समझे, तो थर्ड वाला आधा प्रिपेयर हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि मेटल्स नॉन मेटल्स में जितनी भी रिएक्शन आने वाली है वो हम फर्स्ट और सेकंड में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। कुछ चीजें होगी जो हम थर्ड चैप्टर में नई होगी, वो न्यू होगी, वो हम देखेंगे। आई बात समझ में? तो आपको पहले चैप्टर से ही बहुत अच्छे से ध्यान देना है। यहां पर हम ये नहीं बोलेंगे कि न्यूमेरिकल हैं बहुत ज्यादा, इक्वेशंस हैं, उन्हें ध्यान रखना है, रटने से काम नहीं चलेगा। अगर आप समझ कर उसको ध्यान रखने की कोशिश करोगे, याद रखोगे, तो ज्यादा आपको टाइम तक याद रहेगा, उसको बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहले क्या देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी, उसके एग्जाम्पल्स देखे। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखने का बोलेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो आप क्या रटना पड़ेगी आपको? नहीं, हम सोचकर बता देंगे। डीकंपोजिशन रिएक्शन की अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा, एग्जाम्पल देने का बोलेगा, तो क्या हम रटेंगे उसको बैठकर? नहीं, हम समझेंगे। आई बात समझ में? डीकंपोजिशन में थर्मल डीकंपोजिशन वाले एग्जाम्पल्स भी आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी से भी डीकंपोजिशन की है हमने, वो भी एग्जाम्पल्स है आपके पास। क्लियर है अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। कितने एग्जाम्पल्स देखे हमने? 7 और एग्जाम्पल्स देखते हैं, मैं रफ करूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया हमने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बट आपको वो याद रहता है, इसलिए मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया उस पर, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, हीट किया और डीकम्पोज कर दिया, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास की, डीकम्पोज कर दिया। अब हम लाइट पास करते हैं और डीकम्पोज करते हैं। देखें, तो सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड होता है ना, यहां पर हम लाइट पास कर रहे हैं। वो सनलाइट भी हो सकती है, बल्ब की लाइट भी हो सकती है, इसलिए सिर्फ लाइट लिखा। हमें क्या मिल जाएगा? प्योर सिल्वर मिल जाएगा और क्लोरीन गैस अलग, प्योर सिल्वर मिल जाएगा। और आप जानते हो सिल्वर इज सॉलिड इन नेचर, ठीक है, फिजिकल स्टेट उसका सॉलिड होता है। तो जब आपको सिल्वर मिलता है कहां से? जमीन से, तो वो कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड, है ना। क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर क्लोराइड। फिर जब लाइट पास करते हैं हम, तो हमें क्या मिलता है? सिल्वर मिलता है। क्या मिलता है? सिल्वर। और सिल्वर का कलर कैसा होता है? ये नहीं बोलोगे आप कि सिल्वर कलर होता है, हमेशा ध्यान रखना है आपको। कोई भी गोल्ड है तो ऐसा नहीं गोल्डन कलर, ये सब हरकत नहीं करना है आपको। हर एक मेटल का कलर है, वो हमने बनाया है, सिल्वर कलर, गोल्डन कलर, ठीक है। तो कलर क्या है सिल्वर का? ग्रेइश व्हाइट। जो ओरिजिनल सिल्वर होता है ना, प्योर सिल्वर, उसका कलर क्या है? ग्रेइश व्हाइट। क्लोरीन का कलर क्या है? येलोइश ग्रीन। क्लोरीन का कलर येलोइश ग्रीन। ये सारे कलर्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है।
ये एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर। तो यहां पर जो लाइट लिखा है तो यहां पर क्या लिख लो, ये सनलाइट भी हो सकता है, या फिर और लगा के क्या हो सकता है, बल्ब की लाइट, यानी कि हमारे रूम की लाइट भी हो सकती है। क्लियर है अच्छे से। हमें जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ सिल्वर मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड मिलेगा, विच इज व्हाइट इन कलर। जब हम लाइट पास करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर और क्लोरीन गैस में, सिल्वर और क्लोरीन गैस में। तो आपके पास प्योर सिल्वर आ जाएगा विच इज ग्रेइश व्हाइट, और क्लोरीन गैस का कलर क्या होता है, येलोइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन। क्लियर है अच्छे से। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से मार्क कर लेना, ठीक है, जितनी अच्छे से इसको मार्क करना है उतनी अच्छे से मार्क कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिएक्शन, सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन, डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें नीचे नोट डालकर लिखेंगे, द व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंजेस टू ग्रेइश व्हाइट, the white color of silver chloride changes to grayish white due to the formation of silver metal, due to the formation of silver metal, full stop. The decomposition of silver chloride is caused by light, is caused by light, bracket open. It can be sunlight or a bulb light. It can be sunlight or bulb light or any other light, ठीक है। तो लाइट की इंटेंसिटी तो थोड़ी ज्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टॉर्च ले आए, ठीक है, या मोबाइल टॉर्च ले आए, तो लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा होना चाहिए। सनलाइट नहीं भी होगी तो बल्ब लाइट होगी, बट उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, फुल स्टॉप। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज होती है सिल्वर की, वो लिखकर बताओ। तो आपको ये रिएक्शन लिखना होती है। एग्जाम में जब भी रिएक्शन लिखने का बोलेंगे तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने का पूरा ट्राई करेंगे। क्लियर है अच्छे से। और अगर बोला जा रहा है कि बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है तो फिर लिखनी पड़ेगी आपको, बट अगर बैलेंस करने का नहीं बोला जा रहा है तो भी ट्राई करना है कि हम उसको बैलेंस करके लिखें। क्लियर। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड की इक्वेशन लिखते हैं, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड की इक्वेशन लिखो। सिल्वर ब्रोमाइड को भी डिकम्पोज करो फटाफट से। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड 9th एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसी तरह से करेंगे बिल्कुल। तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr विच इज सॉलिड, इसका कलर क्या होता है, पेल येलो। नाम लिखते हैं सबसे पहले सिल्वर ब्रोमाइड, कलर पेल येलो, ठीक है। अब यहां पर भी आप क्या कर रहे हो, लाइट पास करवा रहे हो। अब वापस से मैं यहां नहीं लिखने वाला सनलाइट बल्ब लाइट, क्योंकि लाइट दोनों तरह की हो सकती है। आपको एक एग्जांपल लिखा जिसमें समझ में आ गया, ठीक है। यहां पर क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा। सिल्वर का कलर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ग्रेइश वाइट, और क्या मिल जाएगा, ब्रोमाइन गैस मिल जाएगी, ठीक है। और ब्रोमाइन का कलर रेड ब्राउन, ब्रोमाइन का कलर रेड ब्राउन। देखो अधिकतर मेटल ग्रे कलर के या ग्रेइश कलर के होते हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो गैसेस होती है, इसलिए वो कलरफुल होती है, ठीक है, हरी पीली लाल गुलाबी इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आयरन को ले लो, सिल्वर को ले लो, कोई भी मेटल ले लो, मैक्सिमम, है ना, एक गोल्ड को छोड़ दो, कॉपर को छोड़ दो, ये दोनों ही अलग कलर के हैं। बाकी अधिकतर मेटल्स ग्रेइश वाइट या फिर ग्रे कलर के, ग्रेइश कलर के ही होते हैं, ठीक है। तो जहां भी कलर आ रहा है ना, उनको आपको उस पेज में जरूर लिखना है, ठीक है। पेल येलो, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr कैसा होता है, पेल येलो कलर का। ब्रोमाइन गैस रेड ब्राउन कलर की। क्लियर है अच्छे से।
तो ये रिएक्शन भी किसके काम आती है? दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये दोनों ही रिएक्शन यूज आती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे अच्छे से, है ना। मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ बट आपको नीचे लिखना है। मैंने आपको बताया दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होते थे ना, उसमें यूज होती थी कौन सी? ये वाली रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही रिएक्शन बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, कैपिटल X, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, कैपिटल X, is used for white washing. पहला पार्ट, name the substance X, name the substance X and write its formula, and write its formula. दूसरा पार्ट, write the reaction of substance X with water, write the reaction of substance X with water. तो ये क्वेश्चन फटाफट से करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे हम। रिएक्शन लिखना है आपको और पूरा अच्छे से बताना है, फास्ट करो करो। आपको सब्सटेंस को पहचानना है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। आज ही पढ़ा हमने, ठीक है। अगर आपको याद आ गया कि कौन सा सब्सटेंस है जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, तो सबसे पहले आपको सब्सटेंस का नाम बताना है, ठीक है, और उसका केमिकल फॉर्मूला भी लिखना है। फिर उस सब्सटेंस X को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या कैसा रिएक्ट करेगा वो, ये भी आपको रिएक्शन लिखकर बताना है, ठीक है। तो फटाफट से करो, बताओ। मैं यहां पर डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, जितनी देर सोचना है फटाफट से सोच लो। ठीक है, लिखे। तो सबसे पहले आपको पूछा है कि सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कि क्विकलाइम, क्विकलाइम यूज होता है ना, CaO, जिसको आप क्या बोलते हो? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर मैंने आपको आज पढ़ाते वक्त क्या ये बोला हो स्लैग्ड लाइम, तो वहां पर आप उसको करेक्ट कर लोगे। स्लैग्ड लाइम क्या होता है? जब हम क्विक लाइम को वाटर में मिक्स करते हैं, क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो स्लैग्ड लाइम बनता है। और हम दीवारों पर स्लैग्ड लाइम नहीं लगाते, हम दीवारों पर क्या लगाते हैं? आपको भी पता है, चूना लगाते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो दीवारों पर हम क्या लगाते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड लगाते हैं, चूना लगाते हैं। क्लियर है? तो नेम द सब्सटेंस X विच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो हमने क्या चूना लगाया दीवार पर, और व्हाइट वॉशिंग किससे होती है? चूने से होती है, दैट इज CaO, क्विक लाइम। राइट इट्स फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है उसका? CaO, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X विथ वाटर। सेकेंड पार्ट में CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ जब रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? स्लैग्ड लाइम, ठीक है। क्विक लाइम, ये क्या है? क्विक लाइम। ये क्या है? वाटर, सॉलिड, लिक्विड, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? स्लैग्ड लाइम। और हीट जनरेट होगी, है ना। क्या इवॉल्व होगी? हीट इवॉल्व होगी साथ में। क्लियर है सभी को अच्छे से? और यहां पर एक्वस सॉल्यूशन होगा। ये कैसा सॉल्यूशन होगा? एक्वस सॉल्यूशन होगा। कैल्शियम ऑक्साइड,
यहाँ पर देखो मैंने कॉमन नेम भी लिखा है और यहाँ पर केमिकल नेम भी लिखा है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है कि नाम बताओ, तो आपको दोनों तरह के अगर नाम बताओ तो दोनों तरह के लिख दो, कोई एक पता हो तो कोई एक लिख दो। केमिकल फॉर्मूला पूछा था इसलिए केमिकल फॉर्मूला भी मेंशन किया। इक्वेशन पूछी है, बैलेंस करना जरूरी है, इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पर बैलेंस नहीं किया है और यहाँ पर मैं क्विकलाइम भी लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड भी लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पर स्लैगलाइम भी लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट भी लिख रहे हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? अब अगर इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दें, है ना, इसी क्वेश्चन को अगर आगे बढ़ा दें कि अब जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ, जो भी व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है उसको वाटर में मिलाया, तो जो भी सब्सटेंस आपको मिला उसको अगर CO2 से रिएक्ट करवा दें तो क्या फॉर्म होगा? तो हम जानते हैं, हमने आज ही पढ़ी है केमिकल रिएक्शन की स्लैग्ड लाइम को अगर CO2 से रिएक्ट करवा दें, CO2 गैस से, तो क्या मिलेगा हमको? लाइमस्टोन मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी शीट में भी दिए हुए हैं और आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे और बढ़ेंगे और टाइप ऑफ रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे हम, ठीक है। आज हमने 2 टाइप की रिएक्शन देखी। कौन कौन सी रिएक्शन देखी हमने? कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी बची हुई है। क्लियर? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।